हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत विषय की क्लास लेकर के आई हूँ। आपकी क्लासेस जो हैं वो अभी रेगुलर नहीं हो पा रही थी, कुछ हेल्थ इशू चल रहे थे, साथ साथ मैं आपके नोट्स भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी। बट अब जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो रेगुलर रहेंगी, तो क्लास के लिए परेशान नहीं होना, साथ साथ सिलेबस के लिए भी परेशान नहीं होइएगा। और एग्ज़ाम के लिए आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे, तो देखिए अभी इलेक्शन है आपका, तो एग्ज़ाम जो है वो आपके इलेक्शन के बाद ही होंगे, यानी कि मई के बाद आप अपना चांस रखिए एग्ज़ाम का, तो आपके पास समय भी है अभी तैयारी के लिए। और एक चीज़ और कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी जो क्लास से रिलेटेड अपडेट रहेगी वो मिलती रहेगी, और आपके सेमेस्टर से जुड़ी हुई जो भी जानकारी रहेगी वो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। साथ साथ अगर नोट्स परचेज़ करने हैं आपको तो उसके बारे में भी आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपका आज का टॉपिक। आज जो आपका संस्कृत में टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिंग और वचन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और साथ साथ इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं लिंग किसे कहते हैं। लिंग क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री, पुरुष या नपुंसक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा राम, तो ये जो राम शब्द है ये जिसका बोध कराएगा, पुरुष का बोध करा रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पर लिख दें सीता, तो सीता जो शब्द है किसका बोध करा रहा है, स्त्री का बोध करा रहा है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और ले सकते हैं लता, लता किसका बोध करा रहा है, लता लड़की का नाम होता है, तो सीधी सी बात है ये क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नपुंसक लिंग क्या होता है, नपुंसक लिंग की अगर हम बात करें तो नपुंसक लिंग आपका हिंदी में नहीं होता, सिर्फ संस्कृत में ही होता है। ऐसे शब्द जिनसे ना स्त्री का पता चले ना पुरुष का पता चले वो शब्द होते हैं नपुंसक लिंग। जैसे कि पुस्तक, अगर आप पुस्तक को लें तो पुस्तक क्या है, नपुंसक लिंग, ना स्त्री का बोध हो रहा है ना ही पुरुष का बोध हो रहा है। ऐसे ही आप ले सकते हैं फल, फल भी क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है। तो क्लियर हो गया कि लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से स्त्री, पुरुष या नपुंसक होने का बोध हो वो कहलाते हैं लिंग। उदाहरण देखिएगा, पुरुष जाति के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रामः, किसका, लड़के का नाम होता है, तो समझ जाइए क्या है, पुल्लिंग। बालकः, मुनि, मुनि क्या है, पुरुष जाति का बोध, तो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। ऐसे ही रवि, पुरुष का बोध करा रहे तो रवि भी क्या है, पुल्लिंग हो गया। ऐसी कवि हो जाएगा पुल्लिंग। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मोहन, श्याम, ये भी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। छात्र पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद आते हैं स्त्री जाति का बोध कराने वाले, देखिए राधा स्त्री का नाम है तो स्त्रीलिंग, नदी स्त्री का बोध करा रहे हैं तो स्त्रीलिंग, वधु, धेनु गाय का होता है, गाय की संस्कृत है धेनु, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सीता हो गई, गीता, गौरी, जननी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद आते हैं नपुंसक लिंग पर, तो नपुंसक लिंग में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे पुस्तक, ना स्त्री का बोध ना पुरुष का बोध, तो पुस्तक हो गया। मित्र, से मित्र भी आपका क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है। पुष्पम नपुंसक लिंग शब्द है। फलम नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, जब आप ये नपुंसक लिंग शब्द लिख कर के आएंगे एग्जाम में तो उनमें लास्ट में हलंतम माँ ज़रूर लगा होगा। क्लियर है, क्योंकि इनका क्या है, आपका एक वचन लिखा होता है प्रथमा विभक्ति का, तो वहाँ पर हमेशा हलंतम माँ आएगा, और अगर पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको मोस्टली विसर्ग देखने को मिलती है। और स्त्रीलिंग के जो आते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप, वहाँ पर आपको विसर्ग देखने को नहीं मिलेगी, सीधे सीधे लिखा होगा, जैसे यहाँ पर राधा, नदी, वधु मैंने लिखी है, ऐसे ही लिखे होंगे, तो आप यहाँ से पहचान भी सकते हो। एक तरीके की आपकी ट्रिक है, ऐसा नहीं कि हर बार काम करेगी, लेकिन बहुत सी जगह पर ये काम करती है, तो आप इसको यहाँ से पहचान सकते हैं इस तरीके से। आगे हम बढ़ते हैं, हलंतम माँ देख के पहचान जाना, ठीक है, क्या है, नपुंसक लिंग शब्द। मोस्टली आपके यही ट्रिक है इसकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं लिंग के भेद। तो लिंग के दो भेद होते हैं आपके हिंदी में।
हिंदी में जो लिंग हैं वो लिंग के दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। यहीं अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो लिंग हैं, लिंग के 3 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। ये क्वेश्चन 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे सीधे आता है कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको इन तीनों लिंगों की परिभाषा लिखनी होगी, साथ साथ 3 या 4 एग्जाम्पल लिख देने हैं। अब हम आते हैं पुल्लिंग शब्दों पर कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे कहते हैं पुल्लिंग शब्द। ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होगा वो क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। जैसे कि आपके धातुओं के नाम, जितनी भी धातुएं हैं वो सब पुल्लिंग शब्द में आती हैं। जैसे स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना। कांस्या यानी कि कांसा। रजता, रजता होता है चांदी। ये शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, माणिक, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ग्रहों के नाम शुक्र, शनि, बुध, ये सब क्या है? ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। पृथ्वी को छोड़ दीजिएगा यहाँ पर। पर्वत के नाम हिमालय, ऐसे और भी आपके पर्वत हैं। गिरि, गिरि तो पर्वत का पर्यायवाची ही है। शैल, शैल भी पर्वत का पर्यायवाची। तो ये शब्द शैल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगर एग्जाम में आ जाए कि आप बताइए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्दों को छाटिए और वहाँ पर गिरि शब्द दिया जाए तो गिरि आप किस में लिखेंगे? पुल्लिंग में लिखेंगे। इसके बाद अनाज के नाम, अनाज में तांडुला नहीं, इसको करेक्शन करिएगा, यहाँ पर तंडुल होता है। तंडुल होता है चावल, ठीक है। तंडुलहा ये चावल है। ये क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। चड़का चना, गोधूमः गेहूँ, पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद आते हैं जलाशयों के नाम जैसे सागरः, समुद्रः, सरोवरः, तड़ागः, ठीक है। ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। महिमा, गरिमा, लघिमा। महिमा, गरिमा, लघिमा ये पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि आपको महिमा से लग रहा होगा स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में ये स्त्रीलिंग होते लेकिन यहाँ नहीं है। ऐसे ही अगला है आपका व्याधि, समाधि, विधि और निधि। ये भी पुल्लिंग शब्द हैं और निधि शब्द आपका हिंदी में स्त्रीलिंग में आता है जबकि संस्कृत में पुल्लिंग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग के प्रकार या फिर आ सकता है पुल्लिंग शब्दों के रूप। तो पुल्लिंग जो शब्द हैं इनको 2 रूप में बांटा गया है। पहले हैं अजंत और दूसरे हैं हलंत। अब अजंत क्या है? अजंत वे पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में स्वर आता हो और हलंत वे पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में व्यंजन आता है। भाई ये क्या चीज़ है? तो पहली बात आपको वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिया राम, तो राम का वर्ण विच्छेद करिए। कैसे करेंगे? पहला क्या है? रा, हलंतम रा लेंगे, प्लस रा पे कौन सा स्वर लगा है? कैसे पहचानोगे? जिसकी मात्रा दिख रही है, बड़े आ की मात्रा दिख रही है तो बड़ा आ यहाँ पर हो जाएगा। प्लस अगला कौन सा अक्षर है? माँ है। माँ लिया, कैसा? हलंतम माँ। माँ पे कौन से स्वर की मात्रा है? आप कहिए किसी की मात्रा नहीं दिख रही। जब किसी की मात्रा नहीं दिख रही है और वो अक्षर पूरा लिखा हुआ है, हलंत नहीं है यानी कि आधा नहीं है, इसका मतलब उसमें छोटे आ की है यानी कि वहाँ पर छोटा आ स्वर के रूप में लगा है। तो माँ के बाद क्या आ जाएगा? लास्ट में आ। अब आप देखिए जब राम का वर्ण विच्छेद किया तो अंत में कौन सा स्वर देखने को मिला? छोटा आ। और छोटा आ क्या है? एक स्वर है। तो ऐसे शब्द, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका अंत स्वर पर हो वो किस कैटेगरी में आएंगे? अजंत कैटेगरी में आ जाएंगे। और यहीं पर कोई स्त्रीलिंग शब्द होगा जिसका अंत स्वर पर होगा तो वो किस में आ जाएगा? अजंत स्त्रीलिंग में। अब जैसे यहाँ मैं स्त्रीलिंग का भी आपको एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे यहाँ पर ले लिया सीता। सीता का वर्ण विच्छेद करिएगा, क्या रहेगा इसका वर्ण विच्छेद? आधा सा। सा पे किसकी मात्रा है? बड़ी ई की, तो ई, प्लस आधा ता। ता पे किसकी मात्रा? बड़े आ की मात्रा है। लास्ट में क्या आया? स्वर आया। तो ये क्या है? अजंत स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि सीता क्या था? स्त्रीलिंग शब्द था। तो ऐसे ही आपको पहचानना है। अब मैं यहाँ पर हलंत वाला भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे यहाँ पर राजा, राजा को संस्कृत में राजा के लिए जो मूल शब्द प्रयोग करते हैं वो करते हैं राजन, ठीक है। राजन का वर्ण विच्छेद करिएगा, रा प्लस आ प्लस आधा जा, जा में स्वर लगा है कौन सा? छोटा आ, और प्लस हलंतम ना। तो राजन शब्द का जब वर्ण विच्छेद किया तो अंत में क्या आया? एक व्यंजन आया है। ये व्यंजन है, ठीक है। और जब अंत में व्यंजन आएगा तो ये आपके कौन से उसमें आएंगे? ये हलंत पुल्लिंग शब्दों में आ जाएगा, ठीक है।
चलो, उम्मीद है कि समझ गए होगे, वर्ण विच्छेद करना आ गया होगा। अब हम आते हैं अजंत पुल्लिंग शब्दों पर। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में स्वर आता हो उनको हम अजंत पुल्लिंग शब्द या फिर स्वरांत पुल्लिंग शब्द भी कहते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, हरि, कवि, गुरु, मोहन। अगर आप देखेंगे तो इन सभी के अंत में क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं स्वर दिख रहा है। जैसे हरि में छोटी ई, कवि में भी छोटी ई है लास्ट में, गुरु में छोटा ऊ है अंत में, और मोहन में छोटा आ है। तो जब अंत में स्वर होगा तो वो क्या हो जाएंगे, अजंत पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अब अजंत पुल्लिंग शब्द में आपके कई सारे स्वर आते हैं, जैसे अकारांत, उकारांत, इकारांत। जिसमें आ पे अंत हो वो अकारांत। आगे बढ़ते देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका अंत किस पर हो, छोटे आ पर हो, वो कहलाते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे कि देव, अश्व, छात्र, बालक, राम। इन सब में आप देखेंगे तो किस पर अंत हो रहा है, आ पर अंत हो रहा है। मैं आपको वर्ण विच्छेद करके बता देती हूँ देव का, बाकी सबके आप स्वयं से कर लीजिएगा। देव का वर्ण विच्छेद करोगे, दा प्लस ए प्लस वा हलंतम और प्लस आ, तो अंत में क्या आया है, अ आया है, इसीलिए क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब ऐसे हम इनको क्यों पढ़ते हैं, तो इससे देखिएगा कि आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको सिर्फ एक का शब्द रूप याद करना होगा। जैसे आपने राम के शब्द रूप याद कर लिए, राम क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन सब के शब्द रूप आप राम के ही रूप से बना लेंगे। जैसे रामः, रामू, रामाः शब्द रूप क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे आप इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाने चलते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, कहीं ही यूज़ होता है, कहीं सी यूज़ करते हैं, कहीं दे यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, संस्कृत में भी एक वचन में कुछ और यूज़ होगा, बहुवचन में कुछ और यूज़ होगा। तो ये इसी के लिए हमें शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। तो जब आप अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप याद कर लोगे तो जितने भी इस कैटेगरी में आ रहे होंगे अकारांत पुल्लिंग में, उन सबके सेम टू सेम बनेंगे, ठीक है, एक जैसे ही बनेंगे। अब हम आते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्दों पर। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में क्या आता हो, ई आता हो, उनको हम इकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। जैसे कि हरि, पति, सखी, कवि, मुनि, रवि, निधि। ठीक है, सब में अंत में क्या देखने को मिलेगा, छोटी ई देखने को मिलेगी। हाईलाइट करती हूँ मैं किसको, सखी को। सखी इंपॉर्टेंट है, सखी ऐसा लगता है स्त्रीलिंग है लेकिन नहीं, और निधि याद रखना, बाकी तो आप पहचान लेंगे कि ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट है उकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में उ आता है वो उकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि शिशु, भानु, गुरु, विष्णु, साधु, रिपु, शत्रु। शत्रु भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, शत्रु भी क्या है, इसी में आएगा जिसमें अंत में उ आ रहा हो, वो क्या है, उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में री आता हो वो कहलाते हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे कि पितृ, भ्रातृ। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करने चलेंगे तो यहाँ पर आपको री से ऋषि की मात्रा हमेशा याद रखना ऐसे लगती है जैसे कि यहाँ पर नीचे लगी हुई है और अंत में लगी है, इसीलिए पहचान लो ये क्या है, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आते हैं हलंत पुल्लिंग पर। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका अंत व्यंजन पर होता है उन्हें हलंत पुल्लिंग या व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि आत्मन, आत्मन हलंत किस पर, आधे ना पर अंत हो रहा है, आधा ना क्या है, व्यंजन है। ऐसे ही राजन, विद्वस, ये क्या है, सबके सब हलंत पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे आत्मन में आधे ना पर अंत हुआ, राजन में भी आधे ना पर अंत हुआ और विद्वस में सा पर अंत हुआ है। तो जब व्यंजन पर अंत होगा तो वो होंगे व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में आ जाएगा सकारांत, नकारांत। सकारांत ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसमें आधे सा पर अंत होगा, जैसे कि विद्वस, चंद्रमस, श्रेयस। ये क्या है, विद्वान। विद्वान आपने शब्द सुना है ना, हिंदी में विद्वान होता है, यहाँ पर संस्कृत में क्या है, इन शब्दों के एक मूल रूप होता है। उस मूल रूप में ही हम देखते हैं कि ये कौन से उसमें आ रहा है, सकारांत में, तकारांत में, नकारांत में, किस में आ रहा है, उस मूल रूप में ही हम देखते हैं। तो मूल रूप विद्वस है, विद्वस में लास्ट में क्या आ रहा है, सा आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये सकारांत पुल्लिंग शब्द।
इसके आगे हम बढ़ते हैं नकारांत पुल्लिंग शब्द। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ना आता है वो कहलाते हैं नकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे आत्मन, राजन, तपस्विन, इन सब के अंत में क्या है, ना आ रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इनके शब्द रूप एक जैसे ही चलेंगे कि आपने राजा के याद कर लिए तो आप आत्मा के आराम से रूप लिख लेंगे, तपस्वी के आराम से रूप लिख लेंगे। ठीक है, आत्मा शब्द होता है ना, मूल शब्द उसका क्या है, आत्मन है संस्कृत में। आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों पर। तो ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिएगा, लता, सीता, सुता, मति। मति इंपॉर्टेंट है। सीता किसका बोध करा रहा है, स्त्री का बोध करा रही है। ऐसे ही सुता, सुता का मतलब क्या होता है, पता है किसी को, सुता का मतलब है बेटी। किसका बोध करा रहे, स्त्री का बोध करा रहे, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों में आपके नदियों के नाम भी आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ये स्त्रीलिंग है। ऐसी भाषाओं के नाम, हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट में मैंने लिखा है श्री, भू, विद्युत, निशा, वीणा और नदी, ये सब भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया कि जिनसे स्त्री जाति का बोध हो वो सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंगों को भी दो रूप में बांटा गया है, पहले हैं अजंत और दूसरे हैं हलंत। अजंत क्या होंगे, जिनका अंत स्वर पर हो वो अजंत, और जिनका अंत व्यंजन पर हो उनको बोलते हैं हलंत। ठीक है, अजंत स्त्रीलिंग में क्या आएंगे, जिनके अंत में स्वर देखने को मिलेगा वो हो जाएंगे आपके अजंत या स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि क्या आएगा इसमें, सुता, नदी, मति, धेनु। अगर आप देखें इन सब के अंत में कहीं ना कहीं स्वर है। जैसे सुता के अंत में क्या है, बड़ा आ, नदी के अंत में बड़ी ई, मति के अंत में छोटी ई, धेनु के अंत में उ। तो देखोगे ये सब क्या है, आ, ई, उ, ये सभी के सब क्या है, स्वर हैं। इसीलिए ये किस में आएंगे, अजंत स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे। अजंत स्त्रीलिंग शब्द में के अंतर्गत आपका पहला प्रकार आ जाएगा आकारांत स्त्रीलिंग। यहाँ अकारांत नहीं होता। ठीक है, आपने अगर स्त्रियों के नाम सुने हो तो किसी में भी अंत में छोटा आ नहीं मिलेगा, सभी में बड़ा आ आता है, इसीलिए आकारांत आपको देखने को मिलेगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसमें अंत में बड़ा आ आता है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अजा, अजा का मतलब है बकरी, सुता मतलब बेटी, लता, सीता, बालिका, रमा, सब क्या है, आकारांत हैं, चूंकि अंत में यहाँ पर क्या है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, अजा में आ, सुता में भी आ, लता में भी आ, सभी में आ रहा है। इसके बाद आते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में ई आती है वो कहलाते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि गति, मति, रति, प्रीति, श्रुति, ज्योति, स्तुति। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, ज्योति भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ज्योति भी इसी में आ जाएगा, स्तुति भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ये क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में बड़ी ई आती हो वो कहलाते हैं ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, नदी, श्री, गौरी, जननी, गोपी, गृहिणी, नारी, ये सब क्या है, ई, जिसमें ई पर अंत होगा वो क्या हो जाएंगे, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में उ आता हो, उ, ह्रस्व उ, मैं छोटा उ इसलिए बोल रही हूँ कि अभी मैंने आपको शायद ह्रस्व और दीर्घ का ज्ञान नहीं कराया तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बड़ा छोटा बोल रही हूँ। वैसे क्योंकि अब आप बड़े स्तर पर पढ़ रहे हो तो आपको ह्रस्व और दीर्घ स्वर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें देखिए एग्जाम्पल में तनु, धेनु, रज्जु, रेणु, उ सब में उ आ रहा है तो ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है, अर्थ बता देती हूँ। तनु का अर्थ होता है शरीर, धेनु का अर्थ है गाय, रज्जु का मतलब रस्सी और रेणु का मतलब है धूल। क्लियर। अब आते हैं ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द पर। ऊकारांत तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में ऊ आता है वो ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे वधू, भू, भू मतलब पृथ्वी,
वधू का मतलब बहू, तो ऊ आ रहा है अंत में, इसलिए ऊकारांत शब्द हो गए। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में री से ऋषि आता हो, ऋषि की मात्रा कौन सी, ऐसे वाली लगी होगी, तो वो होते हैं ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि मातृ। ठीक है, अंत में री मिला देखने को, तो ये क्या है, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हलंत स्त्रीलिंग, तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में व्यंजन आता हो उनको हलंत या व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे विद्युत, वाच। आप अंत में देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, यहाँ पर अंत में व्यंजन आ रहा है, इसीलिए क्या है, हलंत स्त्रीलिंग शब्द हैं। पहला इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम क्या, तकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ता आता हो वो होते हैं तकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे सरित, सरिता। ठीक है, विद्युत, बिजली है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका चकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में च आता हो वो कहलाते हैं चकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि वाच, वाणी। ठीक है, और शुच, तो ये आते हैं आपके किसमें, चकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में। नेक्स्ट आते हैं नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध ना हो वो कहलाते हैं नपुंसक लिंग शब्द, जिनसे ना तो स्त्री का बोध हो ना पुरुष का। ठीक है, जैसे कि मित्र, मित्र शब्द क्या है, मित्रम लिखा हुआ आपको मिल सकता है, मित्रम लिख के आएगा तुरंत पहचान लेना, हलंतम माँ लगाए नपुंसक लिंग में। ऐसे ही पुष्प, पत्र, पत्र यहाँ पर पत्ता है। ठीक है, पत्ता। कमल, गृह, गृह मतलब घर, विद्यालय, सौंदर्यम, ये सभी क्या है, नपुंसक लिंग शब्द हैं। अव्ययी भाव समास से बने हुए सभी शब्द क्या होते हैं, सदैव नपुंसक लिंग में रहते हैं, ये भी पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। अव्ययी भाव समास मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगी, नहीं आपके सेमेस्टर में नहीं है, थर्ड सेमेस्टर में अव्ययी भाव समास, वहाँ पढ़ाएंगे हम। अव्ययी भाव समास में आपको बस शॉर्ट में बता देती हूँ कि ऐसा समास जिसका जो प्रथम पद आप देखेंगे वो उपसर्ग होता है, स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा, तो उन शब्दों में होता है आपका अव्ययी भाव समास। जैसे कि प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग है, ऐसे एक है आपका यथाशक्ति, इसमें यथा उपसर्ग लगा हुआ है। उपनगरम, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, पहचान लेना है कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में जितने भी शब्द आ रहे होते हैं, यानी कि जिन शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है उनमें वो सदैव नपुंसक लिंग में ही होते हैं। ठीक है, ये बस पॉइंट है आपका। तो जैसे पूछा जाए प्रतिदिनम शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग शब्द है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नपुंसक लिंग के भी दो रूप होते हैं, पहला अजंत, दूसरा हलंत। जिनके अंत में स्वर होगा वो अजंत, और जिनके अंत में व्यंजन होगा वो क्या होंगे, हलंत नपुंसक लिंग शब्द। ठीक है, अजंत में देखिएगा, ऐसे नपुंसक लिंग शब्द जिनके अंत में स्वर आता हो वो अजंत नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। इसमें आपका सबसे पहला प्रकार है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, ऐसे नपुंसक लिंग शब्द जिनके अंत में क्या आता हो, आ आता हो, वो होते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। जैसे फल, अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है। पुस्तक, अंत में आ रहा है। पुष्प, नगर, मित्र, कमल, वन, उपवन, सभी के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, इसीलिए क्या है, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है इकारांत नपुंसक लिंग शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे नपुंसक लिंग शब्द जिनके अंत में ई आता हो वो क्या कहलाएंगे, इकारांत नपुंसक लिंग शब्द। जैसे कि दधि, वारी, दधि मीन्स क्या होता है, दही। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, दही जो शब्द है वो हिंदी में किस लिंग में आता है, हिंदी में पुल्लिंग में आता है। हिंदी में तो बस दो ही लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वहाँ तो नपुंसक लिंग होता ही नहीं है। और हिंदी में लिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप क्या करें, वहाँ पर उस शब्द को लेकर के वाक्य बना दो। जैसे दही जम गया, तो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। दूध फट गया, कौन सा लिंग है दूध में, दूध आपका पुल्लिंग है। ऐसे वचन अगर आपको याद करना हो कि एक वचन है या बहुवचन, हिंदी में अगर याद करना हो तो उसको बस कुछ नहीं करना, आप उसको लेकर के क्या बना दें, वाक्य बना दें, आप तुरंत उसका लिंग और वचन दोनों ही बता सकते हैं। जैसे आंसू बह रहे हैं, यहाँ आंसू क्या है, बहुवचन है। प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण क्या है, बहुवचन है। तो आसानी से आप यहाँ से इसको पहचान सकते हैं।
आगे आते हैं उकारांत नपुंसकलिंग शब्द पर। तो ऐसे नपुंसकलिंग शब्द जिनके अंत में उ आता हो वो उकारांत नपुंसकलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे दारू, ठीक है, दारू यहाँ पर वो दारू वाली दारू नहीं है आपके ना, वो पीने वाली दारू नहीं, दारू यहाँ लकड़ी है, ठीक है। अश्रु मीन्स आंसू, तो उ आ रहा है, इसीलिए उकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके हलंत नपुंसकलिंग शब्द। तो ऐसे नपुंसकलिंग शब्द जिनके अंत में व्यंजन हो उनको हलंत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनस मतलब मन, नामन, व्योमन, न, ये नकारांत और सकारांत में भी डिवाइड हो जाएंगे, तो वो मैंने डिटेल में इतनी यहाँ पर दी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जो है आप इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन पहला जो प्रकार रहेगा इस लिंग वाले टॉपिक से, क्वेश्चन पहला इसी प्रकार से आता है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइएगा। और ये आपको यहाँ पर कुछ शब्द लिख करके दिए गए हैं, तो बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, बताइएगा फटाफट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पुल्लिंग शब्द, तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन कौन से, मैं इसको इजी स्टेप में कंप्लीट कर देती हूँ। देखिएगा, हिमालयः, सागरः, राजन, ये जो तीनों शब्द हैं क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। गंगा नदी और वधु, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद आगे फलम, पुस्तकम और सौंदर्यम, ये क्या हैं, ये नपुंसक लिंग में आ जाएंगे, ठीक है, नपुंसक लिंग, ये भी क्या है, नपुंसक लिंग। उम्मीद है कि आप अब इनको कर लेंगे। हो गया सभी को, हिमालय, सागर, राजन, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद आते हैं हम गंगा, नदी और वधु, ये क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। और नेक्स्ट है फल, पुस्तक, सौंदर्यम, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग शब्द हैं। तो पहले प्रकार आपका ऐसे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन का प्रकार देखिएगा, आपसे सीधे सीधे बोल दिया जाएगा कि लिंग के कितने भेद हैं, ठीक है, लिंग के कितने भेद हैं उसको आप बताइएगा, साथ साथ उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, 3 लिंग के भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आप क्या करें, इन तीनों को डेफिनेशन लिख करके और इनका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, 2-2, 3-3, यहाँ पर आपके लिंग भेद समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका इस प्रकार से भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर कोई शब्द लिखा हुआ है भानु, तो भानु शब्द जो है वो कौन सा है, अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग है या फिर उकारांत पुल्लिंग है या उकारांत स्त्रीलिंग है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, थर्ड टाइप का। तो आप पहचान जाओगे कि भानु शब्द किसका बोध करा रहा है, पुरुष का, तो पुल्लिंग है, कौन सा, अंत में उ आ रहा है, इसलिए उकारांत पुल्लिंग शब्द है। क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आपका एग्जाम में आया था, धेनवा शब्द, धेनवा, धेनवा धेनु का एक रूप है और धेनु है होती क्या है, स्त्रीलिंग में आती है, तो पहचान जाना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके वचन पर आते हैं। अगला टॉपिक जो था आपका वचन, वचन भी इंपॉर्टेंट है, 2016 में क्वेश्चन आया था, वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और ऐसे समझाना था, यहाँ पर लिखा था कि प्राइमरी स्तर पर बच्चों को किस प्रकार से वचन का बोध कराएंगे, तो वो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल में बता दूंगी। वचन क्या होता है, वचन का मतलब है संख्या, ठीक है, जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला पुस्तक, तो पुस्तक से क्या पता चल रहा है कि एक पुस्तक है, यही मैंने बोल दिया पुस्तकें, तो जाहिर सी बात है कि एक से ज़्यादा ही पुस्तक होगी, एक पुस्तक तो नहीं होगी। तो जिन शब्द से संख्या का पता चले, ऐसे हम बोल दें फूल और फूलों, तो फूल एक हो रहा है, फूलों का मतलब क्या है, कई सारे हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे क्या हो, संख्या का पता चले। अब चूंकि हिंदी में तो आपके केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, वो मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर संस्कृत में जो वचन है आपको कैसे पहचान लोगे, या मतलब कौन कौन से शब्द यहाँ पर वचन के बारे में बताते हैं। तो संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्द जो हैं वो संख्याओं का बोध कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, संज्ञा में सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, और यहाँ सर्वनाम, ये क्रिया लिखी हुई है। संज्ञा में पहला लिखा है बालकः,
बालका जो शब्द है ये कौन से वचन का है? एक वचन का। जब आ जाए कि एक बालक खेल रहा है तो बालका लगेगा वहाँ पर। जब आए दो बालक खेल रहे हैं तो हाँ वहाँ पर आप संस्कृत में यूज़ करेंगे बालकौ, क्योंकि बालकौ क्या है? द्विवचन का है, दो संख्या का बोध करा रहा है। जब आ जाए तीन बालक खेल रहे हैं तो क्या लगाओगे? बालका लगाओगे। तीन से ज़्यादा खेल रहे हैं तब भी बालका लगाएंगे। तो बालका जो शब्द है किसका है? बहुवचन का है। सेम इसी प्रकार से सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम में वह का यूज़ हम लोग बहुत करते हैं, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सह। सह का मतलब होता है वह पढ़ रहा है तो सह का यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, वे दोनों पढ़ रहे हैं, जब वे दो लोग हों वहाँ पर, वे दोनों पढ़ रहे हैं तब हम तऊ का यूज़ करेंगे। और वे सब पढ़ रहे हैं तो हम यूज़ किसका करते हैं? ते का यूज़ करते हैं। इसके बाद क्रिया पर देखिएगा, पठते। पठते का मतलब है पढ़ता है। कोई एक पढ़ रहा होगा तब पठते लगेगा, जब दो लोग पढ़ रहे होंगे तब पठता लगेगा, और जब तीन या तीन से ज़्यादा लोग पढ़ रहे होंगे तब पठन्ते लगेगा। जैसे आपने बोला कि वह पढ़ता है तो सह पठते हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको इरेज करूँ, अब मैं बोलती हूँ यहाँ पर वह पढ़ता है तो आप क्या लगाएंगे? सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पढ़ता। वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। तो जैसा सर्वनाम वैसी ही क्रिया, क्योंकि आपको पता है अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया एक वचन की होगी, कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया बहुवचन की होगी। क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार लगती है और कर्ता हमेशा आपके संज्ञा या सर्वनाम ही होंगे। ठीक है, काम सब्जेक्ट जो है आपका वो क्या रहता है? या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में जो वचन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब आपसे बोला जाए कि वचन की जो जानकारी है आप बच्चों को दीजिएगा, तो आप इसके लिए सबसे अच्छे जो TLM यूज़ कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? आसपास जो फूल हो उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पत्तों का यूज़ कर सकते हैं TLM में। ठीक, बच्चों को पत्ते दिखाकर कि भाई ये एक पत्ता है, अब ये दो पत्ते हो गए, ये तीन पत्ते या तीन से ज़्यादा पत्ते तो बहुवचन हो गया। पुस्तकों का यूज़ कर सकते हैं, पेन का यूज़ कर सकते हैं, चौक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आप समझा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत में वचन की। तो संस्कृत में वचन के तीन प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जब एक का बोध कराएगा, द्विवचन जब दो का बोध कराएगा संख्या में, और बहुवचन जब तीन या तीन से ज़्यादा का बोध कराता है तब वहाँ पर होता है आपका बहुवचन। क्लियर है पॉइंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक वचन किसे कहते? 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखना इसको। ठीक है, एक वचन क्या है? तो जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसको हम बोलते हैं एक वचन। द्विवचन क्या है? जिन शब्दों से दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों का बोध होता है उसको हम बोलते हैं द्विवचन। और बहुवचन क्या होता है? जिन शब्दों से तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वो कहलाते हैं बहुवचन। ठीक है, ऐसे शब्द जो तीन या तीन से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराएंगे वो कहलाएंगे बहुवचन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका क्या? बालकः। बालकः का मतलब क्या है? एक बालक। जब एक बालक होगा तब क्या लगेगा? बालकः लगेगा। ऐसे ही मुनि। मुनि का मतलब है एक मुनि जी। एक मुनि अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? मुनि ही यूज़ करेंगे उसके लिए। ऐसे ही गुरु। गुरु क्या है? एक वचन शब्द है। सह। सह का मतलब होता है वह। अगर आप बोलो कि वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, यानी कि सह लगेगा वहाँ पर। नेक्स्ट है त्वम। त्वम का मतलब है तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तुम नाचते हो। तुम का मतलब त्वयम यहाँ पर लगेगा संस्कृत में। अहम। अहम का मतलब मैं। अब देखो सब एक एक वचन के ही तो हैं, एक ही एक तो व्यक्ति है यहाँ पर, तो ये भी क्या है? एक वचन का शब्द है। ऐसे ही फलम। एक फल है तब फलम। एक पत्र है तो एक पत्रम लगेगा वहाँ पर, संस्कृत में पत्रम लगेगा एक वचन में। ठीक है, वैसे इसका संस्कृत क्या होगा? पत्र होगा ना, पत्ता की संस्कृत पत्र होगी, और जब एक वचन में यूज़ होगा तो पत्रम हो जाएगा। ऐसे विद्यालय का विद्यालयम, पुस्तक का पुस्तकम, और स्त्रीलिंग शब्द जैसे लता हो गया तो लता सिंपल, बालिका है तो बालिका सिंपल आ जाएगा एक वचन में। इसके बाद आते हैं द्विवचन में, तो मैंने इन्हीं के द्विवचन लिखे थे। बालक का द्विवचन देखिएगा क्या हो जाएगा? बालकौ। जब दो बालक होंगे तो क्या लगेगा? बालकौ। मुनि। दो मुनि होंगे तो मुनि यूज़ करेंगे। एक मुनि थे तब क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर? मुनि ही। ठीक है, बालक एक था तब क्या यूज़ करना था? बालकः। ये एक वचन के लिख रही हूँ मैं।
इसके बाद गुरु के लिए क्या था वहाँ पर, गुरु। ठीक है, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, गुरु, दीर्घ मात्रा आ जाएगी और कुछ नहीं। सहा, सहा का मतलब क्या था, वह, और जब वे दोनों हो जाएंगे तब हम क्या यूज़ करेंगे, तऊ का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगला क्या था, त्वम था, त्वम, त्वम का मतलब तुम, और जब तुम दोनों की बात आएगी तो क्या प्रयोग करेंगे, युवाम का। ऐसे ही हम दो की बात आएगी तब हम प्रयोग करेंगे आवाम का, और केवल हमारी बात आएगी तो क्या प्रयोग करेंगे, अहम का प्रयोग करेंगे। फलम एक वचन था, दो वचन में क्या होगा, फले। पत्रम एक वचन था, द्विवचन में पत्रे। विद्यालयम एक वचन था, दो विद्यालय, तो विद्यालये लग जाएगा। ऐसी पुस्तक एक वचन और द्विवचन में पुस्तकें। बालिका एक वचन और बालिके द्विवचन। क्लियर है। इसके बाद अब इन सभी के बहुवचन देखिएगा। बालक का बालकः हो जाएगा। अब मैं एक साथ रिपीट करूंगी, तीनों वचन पे ध्यान देना। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः। ठीक है। ऐसे ही मुनि, मुनि, मुन्यः, गुरु, गुरु, गुरवः, ये बहुवचन है। सः, तौ, ते का मतलब वे सब होता है। ऐसे त्वम, युवाम, यूयम, यूयम का मतलब है तुम सब। ऐसे अहम, आवाम, वयम, वयम का मतलब है हम सब। ठीक है, यूयम तुम सब, वयम हम सब। फलम, फले, फलानी, फलानी का मतलब है तीन से ज़्यादा फल हैं, तीन और तीन से ज़्यादा। ठीक है। पत्राणी, तीन और तीन से ज़्यादा पत्ते होंगे तब पत्राणी लगेगा। ऐसे ही पुस्तकानी, तीन से ज़्यादा किताबें हैं या तीन हैं तो पुस्तकानी। ठीक है। बालिका, जब तीन या तीन से ज़्यादा वो होंगी लड़कियां तब क्या लगेगा, बालिका शब्द लगेगा। इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से और आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फलम, तो जब एक फल है तो फलम लग जाएगा। जब दो फलों की बात होगी तो फले लगेगा, और जब तीन या तीन से ज़्यादा फल होंगे तब क्या लगाएंगे, फलानी लगाएंगे। क्लियर है। फलम, फले, फलानी। और इन एक दो तीन की वहाँ संस्कृत लगेगी। जैसे एक फल है तो एकः फलम, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ सर्वनाम शब्दों को देख लेते हैं जो शायद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे पुरुष, यहाँ पर देखो, पहले मैं पुरुष की यहाँ चर्चा कर देती हूँ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं संस्कृत में। प्रथम पुरुष कौन सा होता है, तो प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा। जैसे मैं आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति की कहानी सुनाती हूँ, महात्मा गांधी के बारे में बता रही, तो महात्मा गांधी यहाँ पर प्रथम पुरुष का काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, जगह जगह पर वह का प्रयोग करूँगी। मध्यम पुरुष होता है जो बात को सुन रहा होता है, वो होता है मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष में वह आता है जो बोल रहा होता है। जैसे यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्या आऊँगी, उत्तम पुरुष में आ जाऊँगी। और जो सुन रहा होता है, आप सुन रहे हैं तो आप या फिर तुम किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर संस्कृत देख लीजिएगा सभी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम पुरुष में आपके तीन वचन आएंगे, सीधी सी बात है। कभी एक वचन का यूज़ होगा, कभी द्वि का, कभी बहुवचन का यूज़ होगा। तो प्रथम पुरुष में देखिएगा, एक वचन में आपका आता है सह, तौ, ते। सह का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वे दोनों, और ते का अर्थ है वे सब। ये जो सह, तौ, ते है ये पुल्लिंग शब्द हैं। ये तीनों ही शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों में देखिएगा, सा, ते, ता। अर्थ दोनों का सेम ही है। सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, ता मीन्स वे सब, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद नपुंसक लिंग में आपका क्या आएगा, तत्, ते, तानी। अगर एक है तो तत्, दो हैं तो ते, और अगर मतलब सभी की बात होगी, काफ़ी सारे होंगे तो वहाँ पर तानी लग जाएगा। तत्, ते, तानी, यहीं से देखो बना है, फलम, फले, फलानी। ठीक है। इसके बाद मध्यम पुरुष में आपका आ जाएगा त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स हम, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक तरीके से वापस से, सह, तौ, ते। ठीक है। सह एक वचन है, तौ द्विवचन है, और ते क्या है, बहुवचन है। ठीक है। अब मध्यम पुरुष अगर हम लिखेंगे तो बन जाएगा आपका त्वम, युवाम,
यूयम, क्योंकि देखो मध्यम पुरुष में तो कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, एक ही का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए त्वम युवाम यूयम ही रहेगा यहाँ पर। और ऐसे ही उत्तम पुरुष में क्या रहेगा, अहम, आवाम और वयम। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनके में ये वाला तो पॉइंट क्या था, ये वाले सभी के सभी क्या थे, पुल्लिंग थे। अब इसी का मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग भी लिख देती हूँ। तो स्त्रीलिंग क्या रहेगा, सा, ते, तहा। और नपुंसक लिंग अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो नपुंसक लिंग क्या रहेगा यहाँ पर, तत्, ते, तानी। ये तीनों हैं क्या, ये तीनों प्रथम पुरुष में ही आएंगे। ठीक है, ये हमारा मध्यम में आएगा और ये हमारा उत्तम में आएगा। ठीक है, अर्थ, इन तीनों का अर्थ क्या है, इन तीनों का अर्थ सेम है। अर्थ क्या है, वह। इन तीनों का अर्थ क्या है, वे दोनों। ठीक है, और इन तीनों का अर्थ क्या है, वे सब, बस लिंग अलग अलग हैं। तो उम्मीद है क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और फटाफट से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।